आज की दूसरी कहानी गोरखपुर जिले की है। यह बात 2014 की है। गोरखपुर जिले में एक थाना है कोतवाली बहलगंज। इसी थाना के इलाके में एक गांव है तिहा मोहम्मद। इस गांव में रामाश्रय अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी केसरी देवी के अलावा 2 बेटे थे, संजय और राकेश कुमार, जिन्हें हृदय कुमार भी कहा जाता था। साथ ही उसकी 2 बेटियां भी थीं, सीमा और आशा। यह बात 10 नवंबर 2014 की है। सुबह 6:30 के करीब गांव के ग्राम प्रधान काशीराय टहलने के लिए घर से निकले। वे गलियों से होते हुए गांव के बाहर रहने वाले दलित मोहल्ले की तरफ जा रहे थे। इसी रास्ते में जब वे गली के किनारे बने रामाश्रय के झोपड़ी नुमा मकान की खुली दालान में पहुंचे तो उनकी नजर चारपाई पर पड़ी और वहां जो हालत थी उसे देखकर उनका दिल दहल गया। दालान में रखी उस चारपाई पर एक एक करके 3 शव पड़े थे। सबसे नीचे रामाश्रय के नाती आशीष, जिसे लालू भी कहा जाता था, जिसकी लाश थी। उसके ऊपर उसकी पत्नी केसरी देवी की लाश थी और सबसे ऊपर उसकी बेटी सीमा की लाश पड़ी थी। उन्होंने आवाज लगाकर कुछ लोगों को बुलाया और घटना के बारे में बताया। इसके बाद थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे रामाश्रय के घर के सामने भीड़ जमा होने लगी। ग्राम प्रधान काशी राय ने घटना की जानकारी थाने कोतवाली बलगंज पुलिस को दी। तब कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार राय अपने टीम के साथ गांव तिहा मोहम्मद पहुंच गए। दिल दहला देने वाली यह स्थिति देखकर इंस्पेक्टर सुनील कुमार राय ने इस बात की जानकारी दी। आईजी सतीश कुमार माथुर, डीआईजी संजीव कुमार, एसएसपी राजकुमार भारद्वाज, एसपी ग्रामीण ब्रजेश सिंह और सीओ अशोक कुमार को दी। पुलिस अधिकारियों को सूचना देने के बाद इंस्पेक्टर सुनील कुमार राय अपने साथियों के साथ घटना स्थल पर जाकर दालान में पहुंच गए। दालान में रखी चारपाई पर तीनों लाशें एक के ऊपर एक पड़ी थीं। चारपाई के पास ही 315 बोर की 5 गोलियों के खोखे और कांच की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। यह टुकड़े मृतिका सीमा की कलाई की चूड़ियों के थे। इन टुकड़ों को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मृतिका सीमा ने खुद या अपने बच्चे और मां को बचाने के लिए हथियारों से लड़ाई की होगी। पुलिस ने गोलियों के खोखों के साथ साथ टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़ों को भी अपने कब्जे में ले लिया। लाशों का निरीक्षण करने पर पता चला कि मृतिका सीमा की पीठ और सिर के बाईं तरफ गोली लगी थी। केसरी देवी के सिर और कान के ऊपर बाईं ओर गोली लगी थी और सबसे नीचे पड़े आशीष उर्फ लालू के सीने के दाहिनी तरफ गोली लगी थी। इस स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्यारे कम से कम 3 से 4 लोग थे। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतकों के परिवार में और कोई सदस्य मौजूद नहीं है। उनकी एक बेटी आशा ससुराल में रहती है और बेटा राकेश मुंबई में है। दूसरा बेटा संजय करीब 18 साल से लापता है। परिवार के मुखिया रामाश्रय की 8 से 9 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। उस वक्त मृतकों के घर में कोई ऐसा नहीं था जिससे कोई जानकारी मिल पाती। इंस्पेक्टर सुनील कुमार राय पूछताछ कर रहे थे कि तभी अन्य पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल और शवों का निरीक्षण किया। ग्राम प्रधान काशीराय की मौजूदगी में घटना की कार्यवाही पूरी की गई और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इसके बाद ग्राम प्रधान काशीराय द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाने कोतवाली बलगंज में अज्ञात लोगों के खिलाफ तीनों हत्याओं का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार राय ने मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने पड़ोसियों से राकेश का फोन नंबर लिया और उसे घटना की जानकारी दी। स्थिति को देखकर हत्या की वजह रंजिश लग रही थी, क्योंकि घर का सारा सामान वैसे का वैसा ही था। इससे साफ था कि हत्यारे केवल हत्या करने आए थे, किसी और चीज के लिए नहीं। जब परिवार की हत्या की खबर राकेश को मिली तो वह गोरखपुर के लिए निकल पड़ा। 11 नवंबर 2014 को वह अपने घर पहुंचा। सामान रखकर सीधे कोतवाली बहलगंज के लिए रवाना हो गया। कोतवाली पहुंचकर राकेश ने इंस्पेक्टर सुनील कुमार राय को एक प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उसने गांव के ही राय और उनके 4 बेटों पर कुमार राय, अरुण कुमार राय उर्फ विक्की, अरविंद कुमार राय और नवीन कुमार राय उर्फ टुनटुन को
अपनी मां व भांजे की हत्या का दोषी ठहराया था। कोतवाली पुलिस ने राकेश के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर अज्ञात आरोपियों की जगह पत्र में लिखे गए 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया और मुकदमे में एसएससी एसटी एक्ट भी जोड़ दिया। इसके बाद इस मामले की जांच सीओ अशोक कुमार को सौंप दी गई। राकेश के प्रार्थना पत्र के अनुसार उसकी बहन सीमा के अवैध संबंध 13 से 14 सालों से हीरा के तीसरे बेटे नवीन कुमार राय उर्फ टुनटुन से थे। इसी वजह से नवीन के घर वाले अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। राकेश का मानना था कि मौका पाकर उन्हीं ने यह तीनों हत्याएं की हैं। अगर राकेश भी घर में होता तो उसकी भी हत्या हो सकती थी। नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने हीराए के घर छापा मारा, लेकिन वहां सिर्फ महिलाएं मिलीं। सारे पुरुष घर छोड़कर भाग चुके थे। सीमा का मोबाइल फोन पुलिस को मिल गया था। फोन की जांच करने पर पता चला कि घटना वाली रात 12 बजे सीमा के फोन पर एक कॉल आई थी। पुलिस ने उस नंबर की जानकारी ली तो वह नंबर गांव के अरुण का निकला। इससे साफ हो गया कि अरुण ने सीमा को फोन करके घटना की जानकारी ली थी। इसका मतलब था कि राकेश का शख्स सही था। पुलिस को हथियारों के बारे में पता चल गया, लेकिन वे सब फरार थे, इसलिए पकड़ में नहीं आए। गिरफ्तारी न हो पाने की वजह से 13 नवंबर को एसएसपी ऑफिस के सामने बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार भारतीय के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उसी दिन समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक शारदा देवी राकेश के गांव तेहा मोहम्मद पहुंची और राकेश को हिम्मत दी। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार को मुआवजे के लिए पत्र लिखा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर भी दबाव डाला। यही दबाव था जिसके कारण 14 नवंबर को नामजद अभियुक्तों में से 3 परविंद कुमार, अरुण कुमार राय उर्फ विक्की और अरविंद कुमार राय को ओझौली गांव के पास रात 1:30 पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी बचे एक अभियुक्त हीराए का पता नहीं चल पाया, जबकि नवीन कुमार राय उर्फ टुनटुन 2 साल पहले बैंकॉक चला गया था और घटना के वक्त भी वहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने हत्या के जुर्म में उसे भी आरोपी बना दिया था। पुलिस ने परविंद, अरुण और अरविंद को कोतवाली बलगंज ले जाकर उनसे हत्याओं के बारे में पूछताछ शुरू की। तीनों अभियुक्तों ने बिना किसी बहाने के अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने तीनों हत्याओं की जो कहानी बताई वह कुछ इस प्रकार थी। दलित बस्ती में रहने वाला रामाश्रय खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। जब उसका बड़ा बेटा संजय 15 साल का हुआ तो वह अपने किसी रिश्तेदार के साथ गुजरात के सूरत शहर चला गया। शुरू में उसने 6 महीने तक मेहनत करके पैसे भेजे, लेकिन उसके बाद अचानक उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। घर वालों ने रिश्तेदार से फोन पर पूछा तो पता चला कि अब संजय उनके साथ नहीं रहता। तब से आज तक संजय का कोई पता नहीं चला। बेटे के अचानक लापता हो जाने से रामाश्रय को इतना गहरा दुख पहुंचा कि वह बीमार पड़ गया। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई और परिवार की जिम्मेदारी उसकी पत्नी केसरी देवी के कंधों पर आ गई। केसरी देवी की बड़ी बेटी सीमा की सुंदरता कमल के फूल की तरह थी जो कीचड़ में खिलता था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी खूबसूरती में ऐसा निखार आया कि गांव के लड़कों का ध्यान उसे देखकर खींचने लगा। मजे की बात यह थी कि वह जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और जिंदा दिल भी थी। चंचल सीमा अपनी हदें अच्छी तरह जानती थी। वह एक गरीब परिवार की बेटी थी जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत थी। सीमा अपनी इज्जत को बचाए रखना चाहती थी, लेकिन गांव के ही हीरा के तीसरे बेटे नवीन कुमार राय उर्फ टुनटुन उस पर इस कदर फिदा हो गया कि उसने पूरी कोशिश करके उसे अपने रंग में ढाल लिया। यह बात 12-13 साल पहले की है। उस वक्त सीमा की उम्र करीब 19-20 साल होगी। नवीन भी लगभग उतनी ही उम्र का था। प्यार हो गया तो दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इसके बाद दोनों के रिश्ते गांव में चर्चा का विषय बन गए। सीमा दलित समुदाय से थी, जबकि नवीन भूमिहार यानी सामान्य जाति का था। नवीन के परिवार वालों ने सोचा कि चकी सीमा दलित है, उसके परिवार वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। वे यह भी मान रहे थे कि 1-2 साल बाद दोनों की शादी हो जाएगी और रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे। यहाँ मोहम्मद गांव के हीराए एक संपन्न आदमी थे।
उनकी 5 संतानें थीं। 4 बेटे अरविंद कुमार राय, परविंद कुमार राय उर्फ गुड्डू, नवीन कुमार राय उर्फ टुनटुन, अरुण कुमार राय और एक बेटी संध्या राय। उनके 2 बड़े बेटे अरविंद और परविंद बैंकॉक में रहते थे। नवीन पढ़ाई के साथ साथ खेती में पिता की मदद करता था। सबसे छोटा अरुण जब समझदार हुआ तो बड़े भाइयों के पास बैंकॉक चला गया, जहां उसने नौकरी शुरू कर दी। बैंक से आने वाले पैसे की मदद से हीराए ने गांव में जमीनें खरीदी, जिससे उनकी गिनती जल्द ही गांव के बड़े लोगों में होने लगी। बाद में बड़ा बेटा अरविंद गांव वापस आ गया और वहीं रहने लगा, लेकिन परविंद और अरुण वहीं बैंकॉक में रहकर नौकरी करते रहे। जब नवीन और सीमा के रिश्ते ज्यादा बढ़ने लगे तो हीरा राय और उनके बड़े बेटे अरविंद को चिंता हुई कि आगे चलकर यह मामला बिगड़ सकता है। उन्हें डर था कि अगर बात शादी तक पहुंच गई तो वे समाज में अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। इसी डर और सोच के चलते अरविंद ने केसरी देवी को धमकी दी कि वह अपनी बेटी को काबू में रखें। अरविंद ने केसरी देवी को ही नहीं बल्कि नवीन को भी सीमा से मिलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। उसने पिता और भाई के दबाव में भले ही सीमा से मिलने से मना किया था, लेकिन यह केवल दिखावा था। सीमा उसकी रग-रग में बसती थी, इसलिए वह पिता और भाई को दिए वादे पर टिक नहीं सका और चोरी छिपे लगातार सीमा से मिलता रहा। इसके परिणाम स्वरूप बिना शादी के ही सीमा गर्भवती हो गई। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई और केसरी देवी की बदनामी होने लगी। बदनामी से बचने के लिए केसरी देवी ने देवरिया जिले के थाना इकोना के गांव छपना के रहने वाले दीपचंद के साथ सीमा की शादी कर दी। सीमा ससुराल चली तो गई, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा बच्चा पति से छिपा नहीं रहा। जब दीपचंद को पता चला कि सीमा के गर्भ में किसी और का 2-3 महीने का बच्चा है, तो उसने सम्मान के साथ सीमा को उसके मायके भेज दिया और सीमा की सहमति से तलाक ले लिया। यह बात 11-12 साल पहले की है। इसके बाद सीमा अपनी माँ और भाई बहनों के साथ मायके में ही रहने लगी। समय आने पर उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आशीष उर्फ लालू रखा गया। गांव में हर किसी को पता था कि सीमा का बेटा आशीष नवीन कुमार राय का बेटा है। नवीन भी सीमा को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। सबसे बड़ी वजह थी सीमा का दलित होना। लालू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब सीमा ने उसका स्कूल में दाखिला कराया तो पिता के नाम के तौर पर उसने नवीन कुमार राय का ही नाम लिखवाया। यह देखकर हीराए और उनके बेटे अरविंद, परविंद और अरुण को डर सताने लगा कि बड़ा होकर लालू उनकी संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है, जबकि नवीन को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि वह सीमा और लालू को अपनाने के लिए तैयार था। शायद यही वजह थी कि वह कहीं और शादी नहीं कर रहा था। लालू और सीमा को लेकर हीरा के घर में मानो महाभारत मचा हुआ था। सीमा से पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था, किसी तरह उसकी शादी कहीं और करा दी जाए। हीरा राय और उसके बेटे इसके लिए कोशिश तो कर रहे थे, मगर बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था नवीन। वह ऐसा होने ही नहीं दे रहा था। घर वालों ने सोचा अगर नवीन को गांव से ही हटा दिया जाए तो रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। नवीन के 2 भाई परविंद और अरुण पहले से ही बैंकॉक में रहते थे। हीरा और अरविंद ने योजना बनाकर नवीन का पासपोर्ट और वीजा तैयार कराया और उसे भी बैंकॉक भेज दिया। नवीन के जाते हीरा और अरविंद ने अपना असली खेल शुरू किया। तय योजना के तहत जैसे ही नवीन बैंकॉक पहुंचा, परविंद और अरुण गांव लौट आए। तीनों भाई मिलकर लालू को रास्ते से हटाने की साजिश बुनने लगे। लालू ही वह कांटा था जिसकी वजह से न सिर्फ नवीन की शादी अटकी पड़ी थी, बल्कि पूरे घर की बदनामी हो रही थी। भले ही नवीन विदेश चला गया था, लेकिन वह फोन पर लगातार सीमा और उसके बेटे का हालचाल लेता रहता था, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। अरुण दबंग मिजाज का लड़का था। बैंक से मोटी कमाई करके लौटा था तो पैसों का नशा भी चढ़ा हुआ था। उसका उठना बैठना गांव के बदमाश किस्म के लोगों के बीच था। लालू को रास्ते से हटाने का इरादा उसने पक्का कर लिया था और इसके लिए अपने उन्हीं साथियों से देसी कट्टा और कारतूस का इंतजाम कर लिया। हथियार आने के बाद एक दिन तीनों भाई अरुण, अरविंद और परविंद पिता हीरा के साथ बैठे और लालू को खत्म करने की साजिश तैयार कर दी। 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात
करीब 12 बजे अरुण ने सीमा को फोन किया। वह सो रही थी, लेकिन मोबाइल की घंटी ने नींद तोड़ दी। कुछ हल्की फुल्की बातें हुई और फिर सीमा ने फोन काट दिया। सीमा से बात होने के काफी देर बाद अरुण, अरविंद और परविंद 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस लेकर केसरी देवी के घर जा पहुंचे। उस रात गांव में बिजली नहीं थी। अरुण को पता था कि लालू अपनी नानी के बरामदे में चारपाई पर सोता है, जबकि सीमा अंदर कमरे में आराम करती है। अरुण पहले से सब जानता था। जैसे ही सीमा के घर पहुंचा, उसने करीब 1-2.5 मीटर की दूरी से कट्टे का निशाना लगाकर लालू पर फायर कर दिया। गोली सीधा लालू के सीने के दाहिनी तरफ लगी। नींद में सोया लालू तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। गोली की आवाज सुनते ही केसरी देवी की नींद खुल गई। पकड़े जाने के डर से अरुण और अरविंद ने बिना सोचे समझे एक साथ उस पर भी फायर कर दिया। गोली लगते ही केसरी देवी लड़खड़ाकर अपने नाती लालू के ऊपर गिर पड़ी। उधर कमरे में सो रही सीमा भी गोली की आवाज से जाग चुकी थी। वह बाहर आई और उसने तीनों भाइयों को पहचान लिया। माँ को बचाने के चक्कर में वह अरुण से भिड़ गई। उसी दौरान उसकी चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। लेकिन अब सीमा भी उनके लिए खतरा बन चुकी थी। अरुण और अरविंद ने मिलकर उस पर भी गोलियां बरसा दी। माँ के पास खड़ी होने की वजह से गोली लगते ही वह सीधे माँ के ऊपर चारपाई पर गिर पड़ी। हत्या की एक साजिश रचते रचते अरविंद, अरुण और परविंद ने एक ही रात में 3 लोगों की जान ले ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन तीनों को ना तो किसी का डर था और ना ही जरा सा पछतावा। वारदात के बाद यह घर लौटे और चैन की नींद सो गए। अगली सुबह होते ही हीरा और उसके तीनों बेटे अरविंद, परविंद और अरुण घर छोड़कर भाग गए। 14 नवंबर 2014 की रात पुलिस ने ओझौली गांव से इन तीनों बेटों को पकड़ लिया। तलाशी में अरुण के पास से 315 बोर का कट्टा, 3 खाली कारतूस और 1 जिंदा कारतूस मिला। वहीं अरविंद के पास से भी 315 बोर का कट्टा, 2 खाली कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी के बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। 21 नवंबर को पुलिस ने गांव के बाहर से हीरा राय को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे भी जेल भेज दिया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि इस खून खराबे की साजिश में नवीन नाम का एक शख्स भी शामिल था। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 100B आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज हुआ। लेकिन वह इस समय बैंकॉक में था और पुलिस उसे वहां से बुलाकर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। गुस्सा इंसान से सबसे बड़ी गलती करवा देता है। किसी भी हालात में अपना आपा ना खोएं। बात बिगड़े उससे पहले समझदारी से हल निकालें, क्योंकि एक पल की लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। कानून से बच पाना नामुमकिन है और अपराध का अंजाम हमेशा बर्बाद ही होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं।